रास्ता बोलने का छोड़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन में जो नीड्स हैं इंफॉर्मेशन की वो देखी थी। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो जितने उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको कंसिडर ज़रूर करें, ताकि उनकी नीड्स को सामने रख के, उनके स्टेक्स को सामने रख के ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन तक कन्वे कर सकें। इसे हर इंडिविजुअल का, हर ऑर्गेनाइजेशन का ये जानना ज़रूरी है कि उसके स्टेक होल्डर्स कौन लोग हैं। अब उसमें हमने कहा था कि बेसिकली ये 3 फील्ड्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन को मैनेज ज़रूर करना चाहिए, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में और कंपटीशन में, ताकि आपकी जो रिप्यूट है वो मार्केट में सही रहे, हर स्टेक होल्डर तक आपकी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वो उस तक पहुंचती रहे। तो फाइनेंस में आपको पता हो कि आपने कैपिटल कैसे रेज करना है, कैसे किया है, किस तरह कर रहे हैं, और इन्वेस्ट कहाँ पे आप करते हैं, फिर कंपटीशन आप किस तरह से करते हैं। ये चीज़ें कल हमने देखी थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि इन 3 चीज़ों में अपनी इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखे और मैनेज करे प्रॉपरली इनको। Once a leader of the organization, leaders of the organization, for example, the directors of a business or board of trustees in a not-for-profit organization, have agreed the mission and objectives of the organization. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, या तो वो उसका फोकल पॉइंट प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो इसमें लिखा है डायरेक्टर्स ऑफ अ बिजनेस, और अगर नॉन प्रॉफिट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ट्रस्ट किसको कहते हैं? ट्रस्ट है अमानत, क्योंकि ये अमानतें हैं लोगों की, इनके पास चैरिटी पे चूँकि ये बेस करते हैं, जिसमें लोगों के जितने भी डोनेशंस हैं वो ज़कात की शक्ल में हो या वो सदक़े की शक्ल में, जिस सा भी है। तो ये एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनना है जिसने इसको मैनेज करना है। अब अगर लीडर्स, वो चाहे डायरेक्टर्स हैं या वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, उन्होंने क्या करना है, हैव अग्रीड द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब इस बात पे अग्री कर लिया कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारे क्या मिशन है हमारा, अब क्या करें? द लीडरशिप टीम मस्ट कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इन लीडर्स की। लीडर्स कौन से? वही डायरेक्टर्स या वो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, मेंबर्स उसके। इन्होंने क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स तक इंफॉर्मेशन सिर्फ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू नहीं जाती, बल्कि हर आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो किसी सोशल इवेंट पे
या किसी कमर्शियल इवेंट पे वो बात करता है तो लोग उसकी बातों से इंफॉर्मेशन लेते हैं उस कम्युनिकेशन के बारे में। इसलिए ज़रूरी है कि लीडरशिप टीम हर एम्प्लॉई तक, हर पर्सन तक वो सही इंफॉर्मेशन कन्वे कर दे कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्ट्रेटजीज हैं। अब देखिए ये ऐसे ही है कि कोई ये कहे कि देखो जी मेडिकल कॉलेज वाले बड़ा अपनी तरफ से जी काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन किसी बच्चे को जनाब कंप्यूटर नहीं यूज़ करना आता। कंप्यूटर क्यों नहीं यूज़ करना आता? वो तो एक एडिशनल स्किल है, इस काम के लिए तो बना ही नहीं है, वो आईटी का कॉलेज है ही नहीं, वो मेडिकल कॉलेज है। तो जो उस मेडिकल कॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हर एम्प्लॉय तक वो कन्वे करे, ताकि बाहर ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और जैसे ये तबलीग की बात आती है ना, लोग कहते हैं लो जी ये तबलीग वाले फलां को तो रोकते ही नहीं, फलां को रोकते हैं। भाई हमने कब कहा हम जाकर रोकते हैं? हम तो कहते ही नहीं। ये बात हम कब कहते हैं कि हम लोगों को जाकर गर्दन से पकड़ पकड़ के रोकते हैं? नहीं, कोई तरीकाकार है हर काम का कि जी वो फलां काम तो इन्होंने किया नहीं, आप पता तो करें। अब लोग क्या करते हैं, लो जी वहां पे दीन की बात हो रही, वो भी तबलीग है, आप वो भी करें। क्यों भाई, क्यों करें? हमारा ऑब्जेक्टिव और है, हमारा मिशन और है। ये तो नहीं कि कोई आदमी अपना झंडा लगा के बैठ जाए, हम उसके पीछे चल पड़े कि लो जी ये भी तबलीग हो रही, ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपना मिशन है, उसे उसी को फॉलो करना है। इसलिए हर आदमी तक ये प्रॉपरली कन्वे कर दिया जाए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमारा मिशन क्या है, ताकि हर स्टेक होल्डर को सही इंफॉर्मेशन मिले। फिर subsequent communications within and external to the organization should always be appropriate in the context of those organization objectives। अब ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आ गए। अब जो भी कम्युनिकेशन आपने करनी है उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के करनी है। अब क्या है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है ये कमर्शियल इन्वायरमेंट्स हैं जिनमें हमने कम्युनिकेट करना है, इसमें हमारी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है। अब जो ऑब्जेक्टिव, जो मिशन आपने फाइनलाइज किया है, अब हमारी कम्युनिकेशन लिमिटेड होगी इन विद रिगार्ड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन। फिर वाइस अकाउंटिंग फॉर द नीड्स ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिस स्टेक होल्डर को जिस तक इंफॉर्मेशन की नीड है उस तक वो पहुंच जाए। The above model creates an organizational landscape that gives credibility, justifiability, accountability, and a benchmark against which organizational communication can be measured। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को जानते हो, अपने मिशन को जानते हो, और इन तीन फील्ड्स में आपने अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लिया, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में और कंपटीशन में, तो ये पूरा आपके लिए बन जाता है एक क्रेडिबिलिटी का नेटवर्क। क्रेडिबिलिटी लोग आपका ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन अप टू डेट है बिल्कुल। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इसको ये पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं समझना, वो अपनी जगह पे है, कोई किसी कोई पॉलिटिकली उस लीडर को, उस पार्टी को अच्छा कहे बुरा कहे, वो अपनी जगह पे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने लगा हूँ। जब ये पैनामा का इशू स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जो ना ऑफशोर कंपनीज हैं इन्होंने बड़ी करप्शन की है, ऐसे है वैसे है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल है इसमें भी तो उन्होंने ज़कात खाई है लोगों की, बड़े उसमें खुर्द बुर्द हुई है, बड़ी करप्शन है। अच्छा, उस पे अब ये जो है ना, ऊपर देखें, फाइनेंस को इस तरह से मैनेज करना कि कोई उस पे फिंगर रेज ना कर सके। तो इन्होंने उस इमरान खान ने कहा जी कि हमारा हर जो कोई भी आदमी अगर चेक करना चाहे, हमारे सारे अकाउंट्स जो है ना, ये इसकी फाइनेंस की इंफॉर्मेशन वो नेट पे पड़ी हुई है, कोई भी आदमी चाहे चेक कर। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लेते हैं ना, उस सूरत में आप पे फिंगर रेज नहीं की जा सकती, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो ये आप देख लें, हालांकि करप्शन 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 पाकिस्तान में तो खापी एक ही बात चलती है, लेकिन ये शौकत खानम पे उस तरह से बात लोगों से नहीं हो सकी। कि बहुत सारे लोगों ने बात उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं है। वजह क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लिया। अच्छा, अगली बात, अब इसमें जब आप किसी से ये कहेंगे लो जी इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, अब देखो जी फलां गरीब आदमी गया उसका इन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं की, उन्होंने इनको फलां फलां आदमी गया जो उसको वापस भेज दिया, फलां ने इनके लिए इतना फंड इकट्ठा किया तो उसको वापस भेज दिया, नहीं ट्रीटमेंट की। यहाँ पे आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव और मिशन। भैया आप अपने ऑब्जेक्टिव मिशन को जरा सामने रखे तो सही, कि अब हॉस्पिटल में वो कहते हैं कि इस स्टेज तक का जो आदमी है उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि लिमिटेड है ना। ये तो नहीं है कि वो लाखों का तो उसमें है ही नहीं अरेंजमेंट। कुछ लोग हैं उनका वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसमें एज लिमिट आ जाती है कि एक आदमी जब 60 से ऊपर चला गया,
और उसके मुकाबले में एक वो है जिसकी एज 22 इयर्स है, तो डेफिनेटली 22 इयर्स की तरफ वो ज्यादा उनकी अटेंशन होगी। क्यों? 60 वाला तो तकरीबन अपनी जिंदगी पूरी कर चुका है। अब ये इनके ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस हमें समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चल रही है, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आगे हम तक पहुंचती रहे। फिर जस्टिफाइबिलिटी, अब जो आप डिसीजंस लेंगे वो आप जस्टिफाइबल होंगे उनमें कि भाई हमारा ये मिशन है, हमने उसी के मुताबिक चलना। जो आप हमसे काम लेना चाह रहे हैं वो हमारा मिशन ही नहीं है, इसलिए हम कैसे करें ये काम? तो आपका मिशन और आपका आपका ऑब्जेक्टिव वो जस्टिफाई करेगा आपके एक्शंस को। अकाउंटेबिलिटी, जो कोई जब चाहे इनको एहतसाब इनका करे, चेक करे इनके अकाउंट्स को, क्यों? कि उन्होंने मैनेज किया हुआ है। देखिए एक आदमी तैयार है एग्जाम के लिए, आप वो कहते हैं जब मर्जी इंटरव्यू कर लें, जब मर्जी मेरा एग्जाम ले लें, मैं प्रेपरेशन की हुई है। एंड अ बेंचमार्क अगेंस्ट विच ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कैन बी मेजर्ड, और इन चीजों में ये एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड, एक टच स्टोन, कसौटी बन जाती है, म्यार बन जाता है, जिस पे ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन को चेक किया जा सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी इसका क्यों कम्युनिकेट कर रहा है, कि भाई उनकी लिमिटेशंस ये है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है, उन्होंने उसी के अंदर रह के बात करनी है। देखिए एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर रिलीजन की बात ही होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, पाकिस्तान क्या शायद हर जगह ऐसा होता हुआ, हमारे यहाँ तो खैर बहुत ज्यादा है कि रिलीजन के नाम पे धोखे ही हैं। रिलीजनल जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो ज्यादातर क्या है कि बस हुकूमत हमें किसी तरह मिल जाए, हम भी रूल करें। तो ये जो है ना इस तरह की चीजें, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, कि आपने जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो आपने उसमें टारगेट सेट कर लिए, अब आपकी कम्युनिकेशन चेक की जा सकती है, वो उसी के मुताबिक ही होगी। अब एक आदमी देखें, वो अगर क्रिकेट टीम एक बन गई, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, अब उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्रिकेट को ही प्रमोट करना है, उनका ऑब्जेक्टिव चेस को, बिलियर्ड्स को, हॉकी को प्रमोट करना नहीं है। इससे उनकी कम्युनिकेशन क्रिकेट के बारे में होगी, इसलिए हम उनसे ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि ये हॉकी की अपलिफ्ट के बारे में कोई बात करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस अगर इस तरह से मैनेज कर लें तो कम्युनिकेशन की लिमिटेड होगी, कंट्रोल्ड होगी। फिर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स देखनी कि इंफॉर्मेशन में उनकी क्या क्या नीड्स हैं। फंडामेंटली द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड फाइनेंशियल सिस्टम्स, बेसिकली जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, दैट्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के सर पे ही तो सारी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। अगर फाइनेंस को मैनेज ना किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम्स है कंटेनिंग इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी शेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड टू सपोर्ट, किस चीज को सपोर्ट करना है। अब देखिए अगर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपने मैनेज कर ली तो आप प्लान प्रॉपरली कर सकते हैं। क्यों? रिसोर्स एंड टाइमिंग, कितने वक्त में कितने फाइनेंस के साथ आप किसी अंडरटेकिंग को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ये आपके पैसे पे डिपेंड करता है। देखिए आप कहते हैं कि मकान बनाना है, या हमने बनाया मकान, तो मिस्त्री से कहा जी आपने तो कहा था इतना टाइम, टाइम तो इतना लग गया, कहने लगा जी आपने अंदर काम रुकवा भी तो दिया था, पैसे नहीं है। मैंने कहा किसी दिन, कोई एक दिन बताना जिस दिन ये बात हुई हो। इनको असल में ना ये मिस्त्री वगैरह इनके जहन में पहले से बात होती है कि लोगों ने काम करते करते अंदर रुकवाना भी है, जी मेरे पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा जी एक दिन के लिए नहीं रुकवाया काम, मैंने किस दिन कहा था मैंने? अब जाहिर है कि जो आदमी एक काम को, वो जो एक साल में होना है रूटीन में, वो कहता है मैं 6 माह में करवाना चाह रहा हूँ। क्यों करवाना चाह रहा है भाई? उसके पास फाइनेंस है, फाइनेंस की वजह से वो कहता है आप लेबर ज्यादा लगाएं, काम करें, वो कर लेगा। रिजोर्स और टाइमिंग, इनको देख के उसने प्लानिंग करनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर ले तो प्लानिंग फिर उसकी सही हो सकती है। क्यों? प्लानिंग इन्हीं दो चीजों के सर पे होनी है कि रिजोर्स और टाइमिंग। फिर एक कंट्रोल, अब कंट्रोल जो उन्होंने देखना है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडेड एज प्लान्ड, कि जो काम जिस तरह से उन्होंने कहा था कि नया यूनिट लगाना है, क्या उसके लिए उसकी प्रोग्रेस उसी तरह से हो रही है? प्रोग्रेस के इन्होंने कहा था कि हम इतनी देर में करेंगे, देखिए रिजोर्स एंड टाइमिंग आपने कहा इतने फाइनेंस में और इतने टाइम में हमने इसको कंप्लीट करना है, तो क्या आप उसी तरह से कर भी रहे हैं? इसको चेक करना, ये चेक तो वही आपकी फाइनेंस की बेस पे होगा। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जितनी आपकी फाइनेंस की इंफॉर्मेशन है, कुछ आपकी परचेस है, कुछ सेल है, वो हर चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। एविडेंस इन डिस्प्यूट, क्योंकि उसने किसी भी डिस्प्यूट की शक्ल में एक एविडेंस, एक प्रूफ बनना है। लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिट,
ये किस तरह से आ जाती हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसका ऑडिट भी होगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि जैसे ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, क्योंकि इनके पास तो फाइनेंस है ही लोगों का, इन्हें चाहिए कि इस लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करें, ऑडिट करवाएं। देखिए अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप बाहर से किसी से ऑडिट करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन जब आप ट्रस्ट पे चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा ताकि आप लोगों को, स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सकें। यस मोहम्मद। सर वालेकुम सर आपसे एक बात पूछनी है सर, ये जो ऊपर प्लानिंग है, रिसोर्स एंड टाइमिंग, सर इसका समझ आ गया सर। ये कंट्रोल क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीडेड एज प्लान, जी इसका जी। क्या मतलब है? अब देखें कि आप एक अंडरटेकिंग है, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, प्लान कर लिया आपने कि आपने नया यूनिट लगाना है, ठीक है ना, यही प्लानिंग है ना। ये माइक ऑफ कर दिया आपने, थोड़ा सा इंटरेक्ट किया करें, पता चले कि आप सुन क्या रहे हैं। तो कंट्रोल फिर उसने यही चेक करना है कि जिस रिजोर्स और जिस टाइमिंग को देख के हमने प्लान किया हुआ है, क्या हमारी प्लानिंग के मुताबिक काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंट्रोल है। फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है एविडेंस इन अ डिस्प्यूट, क्योंकि रिकॉर्ड होगा तो आप किसी भी डिस्प्यूट की शक्ल में एज अ प्रूफ इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स में हमने कहा था कि लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप ट्रस्ट पे कोई काम चला रहे हैं स्पेशली उस सूरत में, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप ऑडिट भी करवाएं, किसी ऑडिट फर्म से प्रॉपर ऑडिट भी होना चाहिए। फिर प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट, आपने प्रॉफिटेबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन की चेक करनी है तो वो तो आपके पास अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो फिर हो सकता है। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या सेल हुई, क्या परचेस हुई, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, तो रिकॉर्ड ना होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट मुश्किल है। अब जैसे आप किसी सेल देखते हैं कि इतनी सेल, वो जी इतने उनके कस्टमर्स, लेकिन उनसे पूछे हो कहते हैं लॉस हो गया। लॉस क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं हो रही, पता ही नहीं कहाँ से पैसा आया किधर चला गया। एनालिसिस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ लेबर यूटिलाइजेशन, और जो लेबर आपने यूटिलाइज की है उसकी एफिशिएंसी को भी एनालाइज करना है कि जो लेबर लगाई, कितनी लेबर आपने लगाई और कितने टाइम में उन्होंने कितना काम कर लिया, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए आपको। फिर है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसमें कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्लान। अब ये काम आपका जब कंप्लीट हो जाता है उसमें आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर किस तरह से कि एक्चुअल क्या था आपका प्लान, वो एक्चुअल सपोज आपका था कि आपने 1 ईयर में कंप्लीट करना है और आपने उसे सपोज 10 मिलियन में कंप्लीट करना है। अब देखना ये है कि क्या इतने टाइम में इतने फाइनेंस के साथ ये कंप्लीट हुआ। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्लान, प्लान आपने कुछ किया था और एक्चुअली कुछ और हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, इसको चेक करना। तो ये कब चेक हो सकता है, जब आपके फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने असल में प्लान उसकी बेस पे किया हुआ है, उसी की बेस पे ये सारी चीज़ें आगे चलती जा रही हैं। फिर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग भी फाइनेंस की बेस पे ही होगी कि किस कंपनी के साथ हमने बिजनेस करना है, हमने क्रेडिट पे इनके साथ काम करना है या नहीं करना। फिर डिसीजंस नए यूनिट्स लगाने के, नए लोगों को अपॉइंट करने के, पेज उन्हें आपने देनी है। तो जितना आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी स्ट्रांग होगी उतनी डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर होगी। अब आपके पास फाइनेंस है नहीं है और बाहर से आप ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट करते जा रहे हैं जिनकी डिमांड ही पेज की बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो डिसीजन मेकिंग आपकी उसी बेस पे होनी है, इसलिए फाइनेंस को मैनेज करें। लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये याद रखिए कि बेसिकली ये लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजिक लेवल है, टेक्टिकल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। जो टॉप मैनेजमेंट है वो है स्ट्रेटेजिक लेवल की टॉप, इसमें आमतौर पे डायरेक्टर्स आते हैं। टेक्टिकल में वो जो आपके मैनेजर्स हैं जिनको आपने कंट्रोल दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का, वो टेक्टिकल में है। फिर ऑपरेशनल है, जो सुपरवाइजर्स हैं जिन्होंने लेबर से काम लेना है। प्लानिंग ये नहीं करते, ये बड़े डिसीजन मेकर्स नहीं होते, छोटे छोटे डिसीजन तो सारी मैनेजमेंट ही लेती है। लेकिन आपको याद होगा जब हमने कहा था कि दो किस्म के स्टेटस हैं जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं। मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करें तो हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन है, और इसी तरह से एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करें उसे भी हम कहते हैं कि ये लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। लेकिन उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि हम इस बात को बाद में डिस्कस करेंगे कि अगली स्टेज पे जाके कि क्या सारे मैनेजर्स उनका स्टेटस सेम होता है। अब यहाँ वो स्टेज आ गई कि ये हैं सारी मैनेजर्स, स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग भी मैनेजर्स हैं, टेक्निकल वाले भी मैनेजर्स हैं, ऑपरेशनल वाले भी मैनेजर्स हैं।
लेकिन इनको जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे कम्युनिकेशन नहीं होगी। यस हुजैफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी जी सर जी। टैक्टिकल एक मरतबा रिपीट करिएगा। टैक्टिकल। बेटे मैं सारी बताता हूँ, अभी फिर बताता हूँ। यस यस सर। जी, इसमें अब मैंने आपको बताया कि ऊपर लिखा 3 लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेवल्स हैं ये इंफॉर्मेशन के, यस किस किस लेवल पे इंफॉर्मेशन जाना है। लेकिन ये लेवल असल में इंफॉर्मेशन का नहीं है, बेसिकली ये लेवल है मैनेजमेंट का। स्ट्रेटेजिक लेवल में जो बड़े लोग हैं, जो मालिकान होते हैं, वो आते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल में। अब देखें उसके आगे उसने एग्जांपल दी है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल 3 to 5 year प्लान इंक्लूडिंग ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री इन 3 years टाइम। अब नई फैक्ट्री जो लगानी है, अब देखें एक आदमी ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसमें उसने एक मैनेजर रखा हुआ है। अब मैनेजर ये डिसीजन नहीं ले सकता, वो मशवरा तो दे सकता है कि आप एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक और इसका यूनिट बना लें, एक और ब्रांच बना लें, मशवरा दे सकता है। लेकिन इस तरह की प्लानिंग खुद नहीं कर सकता ये कि एक नया यूनिट बन रहा है या नई ब्रांच इसकी फलां जगह पे हम ओपन करेंगे, नहीं। ये काम स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मालिकान हैं, ये उनका काम है। उसमें से लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। लॉन्ग टर्म क्या है कि जो ओवरऑल जितनी भी डिसीजन मेकिंग है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल किस तरह चलाना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका मिशन क्या होगा, ये स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट का काम है, बाकियों का काम नहीं है ये। लॉन्ग टर्म में उसने एक एग्जांपल दी है कि 3 to 5 year प्लान इंक्लूडिंग ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री। नई फैक्ट्री खोलनी है 3 साल में, तो ये डिसीजन स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट कर सकती है, और किसी का इसमें कोई इख्तियार नहीं। एक कॉलेज के डायरेक्टर्स तो ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमने एक और कॉलेज बनाना है, लेकिन उनके नीचे जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि प्रिंसिपल है एक सिर्फ मैनेजर जो कि मिडिल मैनेजमेंट में आएगा, वो स्ट्रेटेजिक में नहीं है। कि ऊपर जो है ना टॉप मैनेजमेंट, ये डायरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा ओनर्स, लेकिन टेक्निकल वाले जो ना ये मिडिल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट। इनके पास ये डिसीजन नहीं होता कि ये नई ब्रांच बना दे। हाँ, सजेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, इस तरह। उसके बाद है टेक्टिकल। टेक्टिकल जो आ जाती है नहीं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि 1 माह से ऊपर 1 साल तक की डिसीजन मेकिंग, ये टेक्टिकल मैनेजमेंट के पास है। अच्छा, अब ये डिसीजन मेकिंग किस तरह की है? इसमें ना तो ये मिशन बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ना ही ये नई ब्रांचेस बना सकते हैं। ये डिसीजन नहीं इनके पास। इनके पास डिसीजन जो है ना वो इस तरह के हैं कि एक सप्लायर है, कि वो सप्लायर अच्छा है तो चले इसको हम अगले साल के लिए भी रेकमेंड करते हैं, इसी को बल्कि हम अपॉइंट कर लेते हैं कि यही हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए सप्लायर होगा। एक सप्लायर देखा कि ठीक नहीं, नहीं इसको चेंज करें, इस तरह के डिसीजन ये ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो 1 साल तक के अंदर की जो प्लानिंग है ना, ये खुद ये कर सकते हैं। और इन्होंने इस प्लानिंग को ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। उनसे काम लेना है कि भी नीचे ये लेबर से आपने काम लेने हैं, क्योंकि ऑपरेशन लेवल की जो मैनेजमेंट है ना नीचे, इनका लेबर के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। बाकी जो स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल है, इनका लेबर के साथ रिलेशन नहीं होता। ऑपरेशन लेवल ये लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, जिन्होंने लेबर को यूटिलाइज करना है कि लेबर किस तरह काम कर रही है, डायरेक्टली इन्होंने देखना। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब आप मैनेजमेंट देखते हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर आके वो खुद ही सीधा जाए, वो सफाई वाले से पूछे कि सफाई क्यों नहीं आपने प्रॉपर्ली की। ना ही ये मैनेजमेंट में आप देखते हैं प्रिंसिपल का ये काम है। प्रिंसिपल के नीचे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चेक करें, प्रिंसिपल के नीचे ऐसे कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे होते हैं, उन्होंने सफाई का काम और बाकी जो काम होते हैं छोटे छोटे, इससे काम उन्होंने करने होते हैं। तो ये डायरेक्ट जो लेबर के साथ ताल्लुक है वो ऑपरेशन लेवल की मैनेजमेंट का है। टेक्निकल वाले पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकर्स ये भी हैं, लेकिन नई ब्रांच, नया मिशन, नया ऑब्जेक्टिव, ये इनका काम नहीं है। इनका काम क्या है? इसमें है कि शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं। शॉर्ट टर्म से मुराद है 1 साल तक की। इससे आगे की प्लानिंग वो बड़ी प्लानिंग्स हो जाती है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट की बात है। फिर जरा भट्ट साहब से पूछ रहे हैं कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे ऑपरेशनल या मैनेजमेंट लेवल बता रहे हैं, ये जी। डायरेक्टली लिंक है लेबर्स के साथ, तो जी। इसका डायरेक्टली लिंक ये टेक्निकल्स के साथ भी तो होगा ही ना? नहीं नहीं, मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि ऊपर तो ऐसे ही नो जाना है स्टेप बाय स्टेप। ये मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं ना, ये बात ये हो रही थी कि ये सब इक्वल लेवल के नहीं हैं, ठीक है ना।
इनकी जब सर आपस इसमें में वर्टिकल आ जाएगी फिर? ये वर्टिकल है सारी की सारी। ऑपरेशन लेवल के लोग जब टेक्निकल मैनेजर्स के साथ बात करेंगे तो ये वर्टिकल होगी, क्योंकि लेवल सेम नहीं है। ठीक क्योंकि एक हमने जेनेरिकली टर्म्स यूज की थी मैनेजर और एम्प्लॉई, लेकिन अगर मैनेजर्स के अंदर भी ये चीज आएगी ना, जहाँ पे मैनेजमेंट का डिफरेंस आएगा, कोई स्ट्रेटेजिक, यस कोई सर। टेक्निकल, कोई ऑपरेशनल, ये वर्टिकल हो जानी है। ओके, अच्छा, थैंक यू तो सर। जी वेलकम। टेक्निकल वालों ने क्या करना है, इन्होंने 1 साल तक की प्लानिंग यहाँ तक ये कर सकते हैं, ये यहाँ तक इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। लेकिन ऑपरेशनल क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल वीकली ऑर्डरिंग ऑफ न्यू सप्लाईज। अब ये देखते हैं कि स्टेशनरी खत्म हो गई, वो फौरी तौर पे जरूरत है, वो ला के दो भाई जल्दी करो। ये जो है ना डे टू डे, ये इस तरह के किसी लेबर, किसी को चेंज कर दिया, किसी को नए को लगा दिया, ये ऑपरेशनल लेवल की जो मैनेजमेंट इसका काम है, क्योंकि इन्होंने काम जो चल रहे होते हैं उनको सुपरवाइज करना है। इनके पास 1 दिन से लेके 1 माह तक का डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है। ये अब 1 माह की डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती है कि एक 15 दिन के लिए किसी लेबर को लगा दिया, किसी को 10 दिन के लिए लगा दिया, किसी को 1 माह के लिए रख लिया, डेली वेजेस पे रख लिया, ये इनके पास अथॉरिटीज होती है। लेकिन ये है सबसे लोअर लेवल की मैनेजमेंट ये है। तो ये 3 जो है ना, इसमें जब क्वेश्चन आएगा आपने ये ज़रूर गौर करना है कि इनमें से ज़्यादा टाइम वाली डिसीजन मेकिंग किनके पास है। तो इसमें फिर हम ना इस एक निमोनिक, विजुअल निमोनिक के तौर पे मैं स्टूडेंट्स को इस तरह शो करता हूँ ताकि इन्हें याद रह जाए कि ये किस तरह से, किस मैनेजमेंट के पास कितनी डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इस तरह फिर शो करते हैं। STO, तो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो स्ट्रेटेजिक, S इसने सबसे बड़ा लिखा, फिर T, फिर O। तो स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल याद रखना भी आसान है, और इनको देख के विजुअली आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास कितने अरसे के लिए प्लानिंग का ऑप्शन और अथॉरिटी मौजूद होती है। तो स्ट्रेटेजिक सबसे ज्यादा, टैक्टिकल उससे कम, ऑपरेशनल उससे भी कम। सर ये ऑलमोस्ट चेन नेटवर्क ही नहीं हो गया? सॉरी ये ऑलमोस्ट चेन नेटवर्क ही नहीं हो गया मतलब? बेटे, ये higher नेटवर्क नहीं बना। security- नहीं नहीं नहीं, इसको नेटवर्क ना समझें आप। देखें नेटवर्क जो है ना, अगर आप इसमें अथॉरिटीज डिफरेंट पर्संस को दे के बिठाएंगे ना, नेटवर्क तो उसका बनना है एक एक करके। अगर आप समझते हैं ना कि ये इसी तरह से एक नेटवर्क है, ये सब नेटवर्क ऐसे होते नहीं है। नेटवर्क में तो इंडिविजुअल पर्संस बैठे होंगे, ये तो पूरी पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई है अभी इनमें या से। डिपार्टमेंट भी तो बैठे होते हैं जी नेटवर्क में? बेटा, अभी नेटवर्क में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी तो डिपार्टमेंट होते तो हैं। आपने बनाया ही कोई नहीं अभी। देखे ना, ये तो सिर्फ आपने ये बताया कि डायरेक्टर्स और मिडिल मैनेजर्स और लो लेवल के मैनेजर्स। अब आगे आपने देने हैं टास्क्स, उस टास्क में लीडर कौन होगा, उस वक्त आगे नेटवर्क्स बनने हैं। Thank you. हाँ, अगर वैसे मैं आपकी बात को ना इस तरह से ले लेता हूँ कि यूँ समझें कि अगर आप इसी तरह से इनमें से बना लेते हैं कि यही एक मैनेजमेंट, एक नेटवर्क इनका बनाना है, हमने होता नहीं है, लेकिन बन जाए अगर, तो वो डेफिनेटली वो चेन बन जाए। नहीं। सर मैंने पूछना था कि ये ऑपरेशनल लेवल पे भी क्या नाम है, ये मैनेजर्स ही होते हैं? हाँ जी, सारे मैनेजर्स हैं ये। सारे मैनेजर्स की बात कर रहे हैं? जी जी, मैनेजर असल में ना आप इसको यूँ समझें कि मैनेजर वो है जिसने काम लेना है बाकी लोगों से, और जो नीचे बस फिर लेबर बचती है, उससे ऊपर जितने सब मैनेजर्स ही होते हैं। वो जितनी भी किसी को अथॉरिटी हो, कम हो ज्यादा, वो सब मैनेजर्स हैं। Got it? Similar to stakeholder and user awareness, the level of information is also relevant to ensure messages are communicated in the appropriate tone to the appropriate people using the appropriate medium. जिस तरह हमने ये कहा था कि स्टेक होल्डर्स जिस तरह के होंगे उनको देख के, और स्टेक होल्डर से पहले हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह डिफरेंट होती है एक दूसरे से। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी उस तरह का हम मीडियम, चैनल, टोन और चॉइस ऑफ वर्ड्स वो उस पे जाते हैं हम। इसी तरह से हम जब देखते हैं स्टेक होल्डर्स को, तो हर स्टेक होल्डर उसका चूंकि स्टेक डिफरेंट है, उस तक डिफरेंट वे से हमने इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। इसी तरह से यहाँ पे जब बात आती है ये लेवल्स की, तो जिस लेवल पे आप कम्युनिकेट करेंगे उसमें उसी तरह की फॉर्मेलिटी, उसी तरह की टोन उनको आप फॉलो करेंगे।
अब है व्हाट मेक्स इंफॉर्मेशन यूजफुल। कौन सी चीज है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन यूजफुल हो जाती है? इंफॉर्मेशन मस्ट एक्चुअली बी यूज्ड फॉर इट टू बी इंफॉर्मेशन मस्ट एक्चुअली बी यूज्ड फॉर इट टू बी वर्थ कम्युनिकेटिंग। पहली बात तो यह है कि कम्युनिकेशन ऐसी हो जो वाकईतन कम्युनिकेट करने के काबिल हो, वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाए। क्योंकि हर बात खबर नहीं होती, हर बात आगे पहुंचाने वाली नहीं होती। अदरवाइज द टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्टेड इनटू द कम्युनिकेशन वाज वेस्टेड। वरना क्या होगा कि जो आप टाइम और एफर्ट उस पर लगाएंगे और इसके साथ जो आपकी कॉस्ट फाइनेंस की सूरत में आएगी वो भी बढ़ जाएगी और ज़ाय हो जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं। इसलिए इंफॉर्मेशन को इस काबिल हो तो फिर है। और ये कैसे हम डिटर्मिन करते हैं कि इंफॉर्मेशन इस काबिल है भी या नहीं? उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो तो हमें वैसे ही अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन जो होती है ना, दैट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस को देख के हमने ये फैसला करना है कि ऑडियंस को किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाउ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज व्हेन कम्युनिकेटेड इंक्लूड। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऑडियंस के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को वैल्यूएबल बनाएंगे? उसमें फर्स्ट है इट्स सोर्स। पहली बात यह कि किस सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है। अब आपको सोर्स का पता ही नहीं है और आपने इंफॉर्मेशन आगे आगे ऐसी कन्वे कर दी। अब जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट की आपने, उसका सोर्स नहीं होगा तो अगला आदमी उसको मानेगा कैसे? सोर्स क्रेडिबल होगा तो इंफॉर्मेशन क्रेडिबल बनेगी। फिर है ईज ऑफ असिमिलेशन। ईज ऑफ असिमिलेशन, अंडरस्टैंडेबल भी हो इंफॉर्मेशन, इजीली उसको वो असिमिलेट जज्ब कर सके, अंडरस्टैंडिंग उसकी इजी हो। अब देखिए इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मुझे मिल जाए वो चाइनीज लैंग्वेज में तो मेरे लिए तो कोई अच्छी ना हुई, जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी नहीं। एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन तक मेरी एक्सेस भी हो। एक्सेस क्या है कि किसी ने कहा जी कि इंफॉर्मेशन जो है वो जी लिस्ट आ गई है जी, कहाँ है लिस्ट? वो लिस्ट जी वो फलां जगह पे फलां शहर में, आपकी एक्सेस ही नहीं है तो आप कैसे पहुंचेंगे? या तो वो लिस्ट देख के ना जो आप फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा तो आप फौरी तौर पे उनसे कांटेक्ट करें। कैसे कांटेक्ट करें? आपको तो एक्सेसिबल ही नहीं है इंफॉर्मेशन। वो जो फलां साइट पे है, वो साइट जो है वो इस वक्त आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते उनके साथ। एक्सेसिबिलिटी कोई नहीं तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो कोई वैल्यूएबल ना हुई, जो मिली ही नहीं आपको इन्फॉर्मेशन को क्या है। फिर रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन का सोर्स भी ठीक है, इजी भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन आपके लिए नहीं है, आपको क्या फायदा हुआ? इसलिए ये जो मैंने पहले कहा कि हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो ऑडियंस है, क्योंकि whenever someone receives some sort of information, he receives it with a mindset, what's in it for me, मेरे लिए क्या है, वो ये माइंडसेट है उसका। तो अगर उसके साथ रेलिवेंट है फिर ठीक है, वरना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा मैसेज हो, जिसके साथ रेलिवेंट होगा उसी के लिए अच्छा है। क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज पाई जाए। Further to the above, the sender should always check that information included in communication has the following qualities. ऊपर तो कुछ इसने चार जो चीजें बताई उनके साथ ये चीजें ऐड हो जाती हैं। अब एक्यूरेट इसका होना इंफॉर्मेशन का जरूरी है। किस तरह से? कि जो कुछ आप बता रहे हैं एग्जैक्टली बताएं। ये जो है ना कि कुछ दिनों में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो कुछ दिन कितने हैं? हमारी तरफ से जनाब कुछ लोग आपके पास आएंगे। कौन लोग आएंगे? उन्हें पता तो हो कि किससे कम्युनिकेट करना है। एक्यूरेसी ना हो, कम्युनिकेशन वैल्यूएबल नहीं रहती। और एक्यूरेसी देखें कि आप किसी रेस्टोरेंट में कोई आपके दूसरे शहर से कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं, आप उनके लिए कोई बुफे अरेंज करना चाह रहे हैं कि खाने पे उन्हें बुलाना है। आप गए और जाकर रेस्टोरेंट वालों से पूछा जी कि आपका बुफे कितने बजे शुरू होता है? कहते जी बड़ा टाइम देते हैं हम, जल्दी शुरू हो जाता है, लेट खत्म होता है। अच्छा, कितनी डिशेज हैं? बहुत डिशेज हैं ना, यानी टाइम भी कोई नहीं और डिशेज भी कोई पता नहीं, एक्यूरेसी कोई नहीं है। और आगे से वो पूछता जी कि आपके कितने लोग हैं? कहता जी बहुत लोग आ रहे हैं हमारे। कब आएंगे जी? किस दिन आ रहे हैं? बस जल्दी, कुछ दिनों में उन्होंने आ जाना है, बुकिंग कर लें हमारी। अब क्या बुकिंग होगी? ना वो बुकिंग जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन पे हो सकती है
और ना ही ये बुकिंग कराने वालों की इंफॉर्मेशन पे बुकिंग हो सकती है। क्यों? कि इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी है ही कहीं नहीं। एक्यूरेट हो वेल एंड गुड, ना हो तो स्टेट एनी असम्पशंस एंड बी केयरफुल व्हेन राउंडिंग। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो कम से कम कोई असम्पशन जो है वो बता दें। यानी अगर टाइम आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो ये जो ना कि किसी भी दिन किसी भी वक्त, ये नहीं है। उन्हें कहें कि मैक्सिमम ये 3 दिन के अंदर अंदर और शाम का कोई टाइम होगा। चलें, ये तो बात समझ में आती है कि आप कहते हैं चले मैं शाम तक आपको फिर कंफर्म कर दूंगा, लेकिन इस वक्त यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड बी केयरफुल व्हेन राउंडिंग। जब राउंडिंग करनी है किसी फिगर की तो वो करीब करीब की करें। कि जैसे आपने देखा कि किसी क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपसे किसी ने पूछा कितने स्टूडेंट्स थे जब आप क्लास आपने ज्वाइन की, तो कितने स्टूडेंट्स बैठे थे? आप कहते जी वो ना स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा कितने थे? अब आप करने लगे हैं राउंडिंग। आप कहते मुझे लगता है कि कम से कम को 250 स्टूडेंट्स बैठे होंगे। अब ज़रा अंदाज़ा करें कि एक क्लासरूम में 250 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। राउंडिंग के लिए भी केयरफुल होना पड़ेगा आपको। इंक्लूड एवरीथिंग दैट द रिसिपिएंट नीड्स फॉर अ कंप्लीट पिक्चर। और इंफॉर्मेशन का कंप्लीट होना भी जरूरी है कि रिसिपिएंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसके सामने एक कंप्लीट पिक्चर, एक कोहेरेंट पिक्चर बनेगी उसके सामने अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। फिर एक कॉस्ट बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कॉस्ट बेनिफिशियल हो। द बेनिफिट फ्रॉम कलेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग द मैसेज मस्ट बी ग्रेटर देन द कॉस्ट। कॉस्ट बेनिफिशियल दो सूरतों में हम इसको चेक करते हैं। एक ये है कि उस पर आपका टाइम, फाइनेंस और एफर्ट कम से कम लगे। दूसरा ये कि ज़्यादा लग गया, मिसाल के तौर पे एक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कहीं जाना पड़ गया, अब आपकी तो एनर्जी उसमें, एफर्ट भी लग गई आपकी और फाइनेंस भी लग गया, टाइम भी लग गया, लेकिन अब उसका बेनिफिट इतना हो कि आप उस कॉस्ट को भूल जाए। मज़ा तो फिर है। तो ये कॉस्ट दोनों सूरत में, अगर बेनिफिट ज़्यादा है और आपका एक्सपेंस कम आया, ये भी कॉस्ट बेनिफिशियल है। और एक है कि आपने कॉस्ट वैसे ही मिनिमाइज की, वो भी कॉस्ट बेनिफिशियल। द बेनिफिट फ्रॉम कलेक्टिंग, कलेक्टिंग मीन्स कलेक्टिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और कम्युनिकेट करने में आगे आपकी कॉस्ट कम से कम आए, और या फिर अगर ज़्यादा भी है तो उसका बेनिफिट वो ज़्यादा हो। फिर यूज़र टारगेटेड, कंसिडर द नीड्स ऑफ द यूज़र। इंफॉर्मेशन इस तरह से हो कि जिसमें जो रिक्वायरमेंट आपके रिसीवर की है उसके मुताबिक। हमने ये कल पढ़ा था कि हमने ये देखना है कि किस आदमी का क्या स्टेक है। जैसे वो बात हुई थी कि कॉस्ट उसका स्टेक नहीं है, उसका उसका स्टेक क्या है? सिक्योरिटी। हम उसको देख के उससे बात करें। कंसिडर द नीड्स ऑफ द यूजर, जो उसकी नीड है उसके मुताबिक बात की जाए। फिर है रेलेवेंट, एमिट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन मैसेज के साथ रिलेट ही नहीं कर रही और वो आपके जो ऑडियंस हैं उनको वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, जितने भी इंटरेस्टिंग हो, होवेवर इंटरेस्टिंग इट मे बी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सिंपली डाइल्यूट्स द मैसेज। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप देंगे तो वो मैसेज को डाइल्यूट करेगी। कौन से वाले को? की मैसेज को, जो आपका मेन मैसेज, दैट द सेंडर इज अटेम्प्टिंग टू सेंड, जो आप सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए दो टर्म्स हैं, हम कहते हैं एक होता है नीड टू हैव, एक है नाइस टू हैव। नाइस टू हैव हमने इसमें ऐड नहीं करना, नीड टू हैव जो है वो ऐड करेंगे, जिसकी जरूरत है वो ऐड करें। फिर है अथॉरिटेटिव, ये ऊपर गुजरा था पीछे कि मैसेज जो है उसका सोर्स क्रेडिबल होना जरूरी है। वही है यहाँ पे अथॉरिटेटिव। इंफॉर्मेशन शुड कम फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर आपके लिए वैल्यूएबल होती है, अदरवाइज वैल्यूएबल ही कोई नहीं है। लेकिन ना कि किसने कहा जी छुट्टी है, किसने कहा छुट्टी है? वो जो मेरे दोस्त बता रहे, उसे किसने बताया? उसे उसके दोस्तों ने बताया। आप कहते हैं फिर तो कोई पता नहीं है भी या नहीं है। तो ये जो है कि इसका सोर्स का अथॉरिटेटिव होना, क्रेडिबल होना, रिलायबल होना जरूरी है। फिर है टाइमली। इंफॉर्मेशन वही वैल्यूएबल है जो टाइमली है। आपने टीचर से कहा कि सर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, कल पेपर है। टीचर ने कहा जी मैं बताता हूँ आपको। फिर टाइम गुजर गया, टीचर को टाइम नहीं मिला। उसने 2 दिन बाद कहा जी आओ फिर हम तुम्हें बताऊँ। कहते आप मुझे फ़ायदा कोई नहीं, हो तो पेपर हो गया। तो इन्फॉर्मेशन जितनी भी इंपॉर्टेंट हो, अगर टाइमली ना हुई तो कोई फ़ायदा नहीं है। नो मैटर हाउ एक्यूरेट और परफेक्ट इंफॉर्मेशन मे अपीयर टू बी, its use is limited to the time that the recipient can use it. तो उस टाइम के अंदर जिसमें उसने यूज करनी इंफॉर्मेशन से वहां तक मिल जाए। Therefore, be aware
of the decay associated with the usefulness of information over time, or decay, doom, तबाही, catastrophe. तो लॉस हो जाएगा अगर आप टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. तो डिके वो तबाही है एसोसिएटेड विद द यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम. क्यों? टाइम पे मिलेगी तो फिर यूजफुल है, अदरवाइज तो वो बर्बादी है, ये फायदा कोई नहीं होगा. इजी टू यूज. कंसिडर द प्रेजेंटेशन एंड लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन. आप प्रेजेंटर हैं तो आप ये देखेंगे लोगों के पास कितना टाइम है. उस टाइम के अंदर ये हमारे मौलवी हज़रात जो ना माशाल्लाह, इनमें ये बड़ी एक बुराई पाई जाती है कि ये बैठा लेंगे, बस मैं 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ. वो 2 मिनट शुरू होते हैं, वो आधा घंटा गुजर गया, उसके बाद कहते बाद यही 1-2 मिनट में बात खत्म हो रही है. ये मैंने इसका कि ये कोई लतीफ़े नहीं है. मैं खुद एक दफ़ा ऐसे एक स्टूडेंट था मेरा, कहने लगा सर वो मेरा ना ख़त्म कुरान है मस्जिद में, वो आपने आना है. चला गया वहाँ पे, वो मौलवी साहब को बुलाया जी. वो मौलवी साहब कहने लगे जी मैंने पता नहीं 20 मिनट बताए या पता नहीं 30 मिनट बताए, बहरहाल आधा घंटा. में चलो आधा घंटा तो इतनी सी बात तो हो ही जाती है. वो मेरा ख्याल में 2-2.5 घंटे हो गए और बात कहीं ख़त्म नहीं हो रही थी. समझ नहीं आ रही थी अब उठ के जाएं या क्या करें. चले जाएं तो वो भी देखने में बुरा लगता है कि बैठे क्यों उठ के चले गए. तो बात में जो ना कोई टाइम उसका प्रॉपर कोई सोच समझ के बंदे को बात स्टार्ट करनी चाहिए. देखें प्रेजेंटेशन है, उसकी लेंथ आप पहले चेक करें. हम इतने रूल्स बताते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन में आप मटेरियल कलेक्ट करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ऑडियंस को देखेंगे वो किस तरह के हैं, फिर सारी इंफॉर्मेशन लेके उसको स्क्रीन करें, जो उनके लिए अडेप्टेबल है सिर्फ वही उनको दी जाए इंफॉर्मेशन, और एक दफ़ा उसकी पूरी रिहर्सल करके देखेंगे भाई इतने टाइम में मैंने इसको ख़त्म करना है. यहाँ पता ही कोई नहीं, ये समझते जो आ गया बस फंस गया, जितना मर्जी टाइम उसका वेस्ट करें. गलत है कि दीन के नाम पे तो लोगों को मैं समझता हूँ ज़्यादा इसमें केयरफुल होना चाहिए. अगर दीनदारी में भी ये काम है तो दुनियादारी का क्या, वहाँ पे क्या ट्रेनिंग होगी किसी की. कंसिडर द प्रेजेंटेशन एंड लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन. प्रेजेंटेशन देखें क्या है, वो इजी टू यूज हो, लोगों की समझ में आए, और लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा ना हो जाए कि ज्यादा होने की वजह से समझ से बाहर हो जाए. इसलिए कई दफा चीजें थोड़ी हों, जैसे वो शेक्सपियर ने कहा था ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. जितनी बात मुख्तसर होगी उतनी ज्यादा वो इफेक्टिव होगी. यस वलीद. ये तरीन. सर मैंने कहना ये था कि अगर बात को हम शॉर्ट कर देंगे तो उसकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बात ज्यादा मुख्तसर हो जाएगी लेकिन सामने वाले को फिर समझ नहीं आएगी. तो इसमें ये जो एक्यूरेसी का भी लिहाज. मैं बताता हूँ आपको. एक्चुअली जब हम ये लेंथ की बात करते हैं ना, तो इससे मुराद ये नहीं है कि शॉर्ट ही करते चले जाएं, कि जहाँ पे आपके एक प्रेजेंटेशन में 5 पॉइंट्स आपने 2 बताए 3 बताए, नहीं, ऐसा नहीं है. उन 3 को इस तरह से मैनेज करें, कम से कम वर्ड्स में हमने अपना मैसेज देना है. लेंथ जो होती है ना, उसका प्रॉपर होना ये है कि अगर ज्यादा टाइम वाली है, बड़ी प्रेजेंटेशन है, तो ज्यादा टाइम में उसे मैनेज कर लिया जाए. थोड़े वाली है तो उसको थोड़े में मैनेज किया जाए, उसे हम एक्सीड ना करें लिमिट से. कहीं भी एक्सीड तो करना ही नहीं है, चाहे आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी है छोटी है. कहते हैं ना, इसलिए Yes, कि sir. बात ये ना हो जाए कि आपने एक बात करनी है, आप जो बात बतानी है वो ऐलान ना बन जाए कि बस ऐलान किया, जैसे मस्जिद में ऐलान हुआ, आप उससे कोई पूछने वाला नहीं है. 2-3 बातें करके उसे आप उसको सेटिस्फाई करें. इसी तरह Yes, से sir. इतनी बढ़ ना जाए कि स्पीच ही बन जाए कि बाद 2-3 सेंटेंसेस की बात ही आपने उसको पूरी एक स्पीच बना दिया. ऐसा भी ना हो. तो ये जो लेंथ का प्रॉपर होना, कि जितना आप देखें एक प्रेजेंटेशन अगर हाफ एन आवर की तो हाफ एन आवर में वो खत्म हो, और हाफ एन आवर वो वैल्यूएबल लगे भी कि इंफॉर्मेशन बाकी. ये ना हो कि हाफ एन आवर आपने इसलिए लिया कि मुझे जी हाफ एन आवर दिया गया था और बात थी वो 2 मिनट की. ये भी नहीं है. सर जी वालेकुम सलाम. सर आज के लेक्चर को प्रॉपर्ली याद करना है ना? याद किसी को भी नहीं करना आपने, किसी भी, ये पूरी इसको भी बिजनेस कम्युनिकेशन में किसी चीज को याद नहीं करना. सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे. आपको बस चीजें जो ना आपके फिंगर टिप्स से, कोई सेंटेंसेस में याद करने वाली बात नहीं है. पता आपको होना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या होती है, कंप्लीटनेस क्या होती है, कॉस्ट बेनिफिशियल होना क्या होता है, इस तरह से बस, और कुछ नहीं. ठीक है सर. ये जो हमारी नेक्स्ट
क्या नेक्स्ट? आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा सा ना रेलिवेंट के बारे में बता दें बस। जी, इंफॉर्मेशन जो है ना, जो कुछ भी आपने स्टफ आगे किसी को डिसेमिनेट करना है वो यस सर। रेलिवेंट हो। देखें, एक है कि आप मिसाल के तौर पे आज का ये लेक्चर चल रहा है ना, इसमें जो जी इंफॉर्मेशन इससे रेलिवेंट है वही आपको दी जाए। इसमें देखें जोक्स, सही। शेर, इधर उधर की बातें, कई एग्जांपल तो एक आध हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा बातें सिर्फ इसलिए कि जी मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो मुझे अच्छी लगती हैं, क्या आपके जो रिसीवर्स हैं उन्हें भी अच्छी लगती हैं या नहीं, ये उनके जी साथ सर। रेलिवेंट होना जरूरी है। और फिर जो बात जी आप अगर जोक या कोई एग्जांपल साथ आप अटैच कर रहे हैं ना, वो उस इंफॉर्मेशन के लिए भी रेलिवेंट हो, उसके साथ अटैच्ड हो। ये ना हो कि वो अलग ही नजर आए, समझ ना आए कि ये बात क्यों हुई अंदर। जी सर। ओके। सर हमारी अगली जस्ट अ मिनट, तो ये हारून मकबूल से पूछ लूं पहले। सर वालेकुम सलाम। सर आपने नाइस टू हैव एंड नीड टू हैव के बारे में कहा था, उसको जरा रिपीट कर दिएगा थोड़ा। जी बेटा, ये होता है ना कि अब मैं अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, तो मुझे ये देखना चाहिए कि आगे जो लोग बैठे हैं उनकी ज़रूरत क्या है। एक है मुझे बात अच्छी लगती है इसलिए करना, नहीं, जो उनको अच्छी लगती है, जो उनकी ज़रूरत है वो करनी है बात। यानी स्पीकर, जो उसे स्पीकर को बात अच्छी लगती है, राइटर को जो बात अच्छी लगती है वो ना करे, जो ऑडियंस के लिए ज़रूरी है वो करे। नीड टू हैव। गॉट इट? सर हमारी अगली बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास ऑनलाइन है फिजिकल है? अभी ऑनलाइन बेटा चल रही है, तो ये एक वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया मेरा हाल फिर। यस आमिर सर सर। ये ईज ऑफ सिमुलेशन के बारे में थोड़ा बता दें। सिमुलेशन बेटा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंफॉर्मेशन ऐसी दें जो अगले आदमी की समझ में आए। और सोर्स। ये काले हाथ वाला कौन आ गया, ये क्या हुआ हर इकबाल? ग्लव्स पहने? टारगेट में जी सर जी जी सर यूजर टारगेट इंफॉर्मेशन यूजर के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। असल में देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई दफ़ा जो रिसीवर होता है ना, वो कुछ बातें सुनना ही नहीं चाह रहा होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपने फिर भी देनी है, तो हमने इस तरह से इन्फॉर्मेशन उसको देनी है जो उसकी समझ में आ जाए और उसके लिए रिसीवेबल बन जाए। इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली अब आपका काम है, आप इन्फॉर्मेशन तो देंगे, ठीक है? यस। असद यस असद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली टाइमली के बारे में बता दीजिएगा। टाइमली बेटा ये इंफॉर्मेशन जिसको देनी है ना, वो जिस वक्त उसे ज़रूरत है उस टाइम पे उसको इंफॉर्मेशन दे दी जाए। टाइमली हो यानी इन टाइम उसके पास मौजूद हो, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और परफेक्ट हो। नहीं एक्यूरेट होना तो टाइम ये भी नहीं कि आपने आप कम सही, यूज करना है। हाँ टाइमली है कि टाइम पे भी इंफॉर्मेशन उसे मिले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारा भी कोई टेस्ट वगैरह है? चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। आपका अभी टेस्ट कोई भी नहीं हुआ? नहीं अभी कोई भी नहीं हुआ। हो सेक्शन जाएगा, बी। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ चलो ठीक। ओके देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।